भीषण गर्मी से पहाड़ों में जीना मुहाल। देहरादून से मसूरी तक तापमान 40 डिग्री के पार। बारिश नहीं होने से गर्मी दिखा रही अपना प्रचंड रूप। नैनीताल में सीएम धामी का दिखा अनोखा अंदाज। मॉर्निंग वॉक पर पर्यटकों से मिलकर जाना हालचाल। पंत पार्क में चाय की दुकान पर चाय की ली चुस्की। उत्तराखंड में बीजेपी शुरू करेगी जन सहभागिता कार्यक्रम। 21 जून से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। पार्टी ने पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को दी जिम्मेदारी। पहली बार पिथौरागढ़ के आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देहरादून को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान। 869 लोगों के काटे गए चालान। नगर निगम ने शहर से 15 कुंटल पॉलिथीन जब्त की। लक्सर में मेले में युवक को तमंचा लहराना पड़ा भारी। पब्लिक के सहयोग से आरोपी को किया गिरफ्तार। चालान आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे आग उगल रहे पहाड़ पर, जहां उत्तराखंड में गर्मी के सीजन में तीसरी बार पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। प्री मानसून की बारिश न होने से भीषण गर्मी पड़ रही है और इस साल गर्मियों में देहरादून भी भट्टी बना हुआ है। कुछ दिनों को छोड़कर जून महीने में गर्म हवाएं लगातार झुलसा रही हैं। सोमवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले साल 1902 की 4 जून को अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो अभी तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। प्री मानसून बारिश न होने के कारण गर्मी ने इतना प्रचंड रूप लिया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्री मानसून की बारिश में आई गिरावट और जलवायु परिवर्तन के चलते मैदान से लेकर पहाड़ों तक गर्मी का कहर बरस रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार 19 जून को बारिश हो सकती है। इससे प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि मानसूनी बारिश को लेकर अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश तक दिन और रात के समय गर्म हवाएं खूब झुलसा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ ही पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कुछ अन्य जिलों के हिस्सों में गर्म हवाओं का येलो अलर्ट है। गर्मियों में भी ठंडा मौसम के लिए पहचाने जाने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी भी गर्म हवाओं से झुलस रही है। साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग गर्मियों से बचने के लिए मसूरी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी सूरज की तपिश झेलनी पड़ रही है। तेज धूप के कारण हर समय व्यस्त रहने वाली मॉल रोड पर भी सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश और खूब मज़ा आ गया। बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत गर्मी इतनी है कि कहीं रह नहीं सकते हैं। लाइट कितनी गई है, तो कहीं बच्चों को ठंडी जगह चाहिए, तो यहाँ वाटर पार्क ले को बहुत मैंने सुना इसका नाम, तो मैं यहाँ से आई हूँ। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन। कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से हम आए हम लोग। ये हमारी भांजी मुरादाबाद चाहिए भी है, तो मामा बोली घुमाने ले लो। तो मैंने चलो घुमा के ना आज नदी देख के आता हूँ पार्क कैसा वहाँ का। तो यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो वही बताते हैं कि किस तरीके से तप रहे हैं पहाड़। जीना हुआ मुहाल। देहरादून में 43.1 डिग्री हुआ तापमान। देहरादून में 43.1 डिग्री तापमान। हरिद्वार में 44 डिग्री तापमान। रुड़की में 44 डिग्री तापमान। कोटद्वार में 46.46 डिग्री तापमान। यमकेश्वर में 45.39 डिग्री तापमान। रुद्रपुर में 42 डिग्री तापमान। हल्द्वानी में 42 डिग्री तापमान।
देहरादून में 43.1 डिग्री तापमान, हरिद्वार में 44 डिग्री तापमान, रुड़की में 44 डिग्री तापमान, तो वहीं उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जंगल की आग बुझाने का प्रयास एड़ी चोटी लगाकर किया गया। राज्य में सीजन में आग की 1242 घटनाएं हुई हैं। 1686 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दशकों बाद पहाड़ आग उगल रहे हैं। पारा 35 डिग्री के पार जा चुका है। साथ ही लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पहाड़ों में तेजी से बढ़ते पारे ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं देश की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखने वाली हिंदुस्तान टाइम्स समूह में एडिटर इन चीफ रही प्रसार भारती की भी चेयरपर्सन रह चुकी मृणाल पांडे ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल गो कोरोना गो की तरह गो आग गो को बुझाते हुए दिख रहे हैं। और ये ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। और इस वायरल वीडियो में जिसको वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा ट्वीट किया गया है, ये वीडियो है। टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको ट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है गो आग गो। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग बढ़ती जा रही है, फिलहाल वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और उसके बाद सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि आगों को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल धरातल पर स्थिति कैसी है वो साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, इसको लेकर के वनाग्नि की घटनाएं जो है उत्तराखंड से वो भी लगातार सामने आ रही हैं। और वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए अभी तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और वनाग्नि जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको लेकर के भी सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए भी तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, ए.के. बियानी सर, जो कि प्रोफेसर पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, सरकार की ओर से अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं जिससे इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके? अग्नि की घटनाएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अब तक कई हेक्टेयर जंगल जो है वो जल करके राख हो गए हैं। सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक 700 से अधिक जो हेक्टेयर जंगल है वो इस समय वनाग्नि से प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से पूरे पहाड़ में एक तरफ जहां प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ तापमान में भी रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। और अभी आपने आंकड़े भी बताए हैं, उसमें यमकेश्वर का जो तापमान है वो 46 डिग्री को पार कर गया है। और इसी तरीके से पौड़ी, टिहरी, तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं, दोनों ही जो हैं इस समय सूर्य की तपिश से काफी परेशान हैं। विभिन्न राज्यों से लोग उत्तराखंड आते थे यहाँ पर इस वातावरण का लाभ लेने के लिए, लेकिन इस समय जिस तरीके से सूर्य की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो सैलानी आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, वो भी काफी परेशान है। और निश्चित ही इस बढ़ते हुए तापमान ने इस बात को उजागर करा है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर्यावरण की अनदेखी करी है अवंतिका। और यही वजह है कि हिमालय राज्य में भी जो तापमान है वो 46 डिग्री को पार कर गया है। यानी कि अभी भी अगर मानव जाति सभ्यता अगर इस समय भी नहीं चाहती तो आने वाले समय में इसके काफी दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर हिमालय राज्य में अगर इस तरीके से सूर्य इस तरीके से तपिश बढ़ाता रहेगा
तो निश्चित ही लोगों के लिए काफी परेशानी होने वाली है। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में हमें कुछ एक दिनों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जी लेकिन उससे बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट होगी इस तरीके की उम्मीद ना के बराबर है। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रोफेसर A.K. बयानी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार आग बढ़ रही है, सरकार तो दावे कर रही है कि उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं आग को बुझाने के, लेकिन उसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। आपके हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पर सरकार के जो प्रयास है उनमें कमी नजर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अब आ रही है जी आपको? जी, अब आपकी आवाज हम तक आ रही है। तो जहाँ तक वनाग्नि का सवाल है, जी अपने आप तो आग लगती नहीं है, ये लगाई बिल्कुल। जाती है और इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। अब जब तक अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट को सख्ती के साथ नहीं रोकेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं को रोका नहीं जा सकता। और इस साल जो 10 लोगों की मौत हुई है, तो क्यों नहीं जिन्होंने आग लगाई है वो छुपा हुआ नहीं है, कौन लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये सब एवरीथिंग इज नोन टू गवर्नमेंट, इवन इन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो क्यों नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर के केस अगर उन पर लगाए जाए, तभी जाके ये रुक पाएगा, अन्यथा इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल जिस तरह से जमीन के लिए मारामारी हो रही है और जिस तरह से जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में हर कोई आके सेटल होना चाहता है, तो सबसे आसान तरीका हो गया कि खेती को भी अगर वो बढ़ावा देना है या खेती के लिए जमीन तैयार करना, तो आग लगा दो, अपने आप जंगल नष्ट हो जाएंगे, या वहाँ पे खेत हो जाएंगे, या पशुओं के चरागाह वगैरह अच्छे चारा उग जाएगा। जी और या फिर जमीन को हम बेच दें और उससे अच्छा पैसा कमा के वहाँ पे कुछ न कुछ रिसोर्ट वगैरह बन जाए, या इस तरह की बहुत घटनाएं हो रही है। तो इसको रोकने के लिए खास करके जंगल को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। और जब तक जंगल नहीं बचाएंगे तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। और इसके लिए मेरे हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर जो पकड़ में आते हैं उन पे इस तरह का केस चलना चाहिए। अभी आप देखेंगे जंगल वाले खुद ही जल मरे हैं उसमें आग लगने से। कितनी दर्दनाक बात है, जिनकी बिल्कुल। जिम्मेदारी है आग को रोकना, वो नहीं रोक पाए और वो खुद ही उसमें उनके दुखद निधन हो गया। तो कहीं बहुत सख्ती की जरूरत है। और दूसरा, जो इस बार तापमान बढ़ रहा है उसमें अल्नीनो का बहुत बड़ा प्रभाव है। अल्नीनो 2023 की जून में से आया था। और जनरली ऐसा देखा गया है कि अल्नीनो को इफेक्ट में आते आते करीब साल भर लग जाता है। तो जैसे तैसे हमारे यहाँ बारिश तो अच्छी हो गई थी पिछले साल, और अब जाके अल्नीनो का पूरा प्रभाव चल रहा है, और अब जाके अल्नीनो सेट हो रहा है। तो इस बार ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि अल्नीनो सेट हो जाएगा तो हमको मानसून का जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड हाफ है, उसमें जाके अच्छी बारिश मिलेगी। तो हम ये कह दें कि पर्यावरण को ही अकेला दोषी माने, उसके साथ साथ अल्नीनो को फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी के साथ हम फिर यहाँ के पर्यावरण को बचा पाएंगे। और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी भी अपनी डिमांड होती है और उनके कारण भी तापमान बढ़ता है, क्योंकि सभी तरह की उनके साथ चीज़ें लगी रहती। पेट्रोल भी जलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, तो वनाग्नि से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या ग्रीन हाउस गैसेस बन रही है। इंटेंस एग्रीकल्चर हो रहा है, उससे भी ये गैसेस निकलती है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान जिसमें सारी चीज़ें अगर नहीं ली जाएगी, जी तब तक हम इसको रोकने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए सख्ती भी चाहिए और लीगल एक्शन भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और साथ ही देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मॉनसून आ जाएगा और बारिश होने लगेगी तो इससे भी कहीं ना कहीं जल्द आग पर काबू पाया जा सकेगा। ये बात किस हद तक सही कही जा सकती है? हाँ, अगर मानसून आता है, बारिश होती, तो जिस जगह पे आग लग रही है वहां पे तो जी निश्चित रूप से काबू पाया जा सकता है। और थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर आएगा, पर एकदम टेम्परेचर में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मानसून को सेट होने में, जमीन को गीला होने में, जमीन के अंदर की गर्मी निकलने में एक लंबा टाइम लगता है। और ठीक है, थोड़ा सा तुरंत हमको रिलीफ मिल जाएगी, परंतु इसका दूरगामी परिणाम जो है, कम से कम 4 5 6 बार बारिश नहीं होगी तब तक हमको नहीं मिल पाएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मानसून आ जाए और बारिश भी हो जाए, तो हमारे यहाँ ये एटमॉस्फेयर में जो धूल है, वो धूल भी अगर बैठती है जमीन पर, तो भी हमारे यहाँ जो
हीट ट्रैपिंग का फिनोमिना है वो खत्म हो जाएगा और उसके कारण टेम्परेचर डाउन हो सकता है। बिल्कुल। और अंकित, आपका भी रुख करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से ये वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप जो कि अमूमन किया जाता है वो भी शुरू हो गया है। और इसी बीच जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें भी ये जानकारी है कि विपक्ष उनको मुआवजा देने की बात कर रहा है। जिन 10 लोगों की इसमें मौत हुई है उनको मुआवजा देने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या सरकार की ओर से अभी तक कुछ फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। की तरफ से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की बात कही गई है। और इसके अलावा भी जो इसमें इस घटना में घायल हैं अवंतिका, उनके भी इलाज को लेकर के राज्य सरकार प्रयासरत है। और अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर के राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी राज्य सरकार जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है और जिस तरीके से अल्मोड़ा की ये घटना देखने को मिली है, इसके बाद से काफी चिंतित नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं अधिकारियों की। कल नैनीताल में भी मुख्यमंत्री ने वनाग्नि को लेकर के समीक्षा बैठकें ली है। लेकिन जिस तरीके से ये बैठकें ली जा रही है, जिस तरीके से इसमें कार्य योजना तैयार की जा रही है, उसका कोई खास बड़ा असर जो है वो उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि जो वनाग्नि की जो घटनाएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब ले देखिए हमारे पास सिर्फ इंद्रदेव का सहारा है और बहुत जल्द ही बारिश हो, इस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही है, लगातार प्रार्थनाएं की जा रही है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि कुछ एक जनपदों में हमें पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी बहुत जल्दी ये उम्मीद करना कि इस आसमानी जो राहत जी है वो जी। हमें बहुत जल्दी ही मिल जाएगी, इस पे अभी संशय बना हुआ है। तो फिलहाल अभी इंतजार बारिश का किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारे उत्तराखंड के जो जल स्रोत हैं वो भी लगातार सूखते जा रहे हैं, पानी का संकट गहराता जा रहा है। इसके अलावा बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अपने आप में एक तरफ जहां तापमान ने अपना रिकॉर्ड हाई लगाया है, तो दूसरी तरफ बिजली पानी की डिमांड भी लगातार रिकॉर्ड बना रही है। और दूसरी तरफ जो वनाग्नि है, इसकी वजह से तापमान में और भी अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ से लेकर के मैदान इस समय सूर्य की तपिश में तपता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को काफी दिक्कतें इससे हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका, और बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंत्रियों के साथ बैठक कर और इस वनाग्नि की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत दिख रहे हैं। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर सुबह 11 बजे लोक निर्माण विभाग की होगी समीक्षा बैठक। विभाग के कार्यों की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे समीक्षा। सुबह 11 बजे लोक निर्माण विभाग की होगी बैठक। विभाग के कार्यों की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे समीक्षा। बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति की ली जाएगी जानकारी। निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति को लेकर की जाएगी समीक्षा। कुछ इस तरीके से सतपाल महाराज की ओर से बयान भी दिया गया है। निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति को लेकर भी की जाएगी समीक्षा। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों की जाएगी समीक्षा। लोक निर्माण विभाग यमुना कॉलोनी देहरादून में भी होगी बैठक। सुबह 11 बजे लोक निर्माण विभाग की होगी समीक्षा बैठक। विभाग के कार्यों की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे समीक्षा। बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति की ली जाएगी जानकारी। निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति को लेकर की जाएगी समीक्षा। निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति को लेकर होगी समीक्षा। प्रस्तावित सड़कों के कार्य शुरू होने की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए होगी सड़कों की समीक्षा। लोक निर्माण विभाग यमुना कॉलोनी देहरादून में होगी बैठक।
तो सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे। बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, समीक्षा बैठक के बाद सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज लोक निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है जी। 10 के में बैठक होगी। अब तक थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में ये समीक्षा बैठक होगी। तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक में बुलाए गए हैं। बैठक में जो की जो स्थिति है उस पर समीक्षा की जाएगी। चार धाम यात्रा की जो सड़कें हैं उसमें क्या क्या कुछ प्रगति हुई है, कितना सुधार हुआ है, इन सभी चीजों को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और इन सब मुद्दों को लेकर के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज वो अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों की समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जिनकी समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी शुरू करेगी जन सहभागिता कार्यक्रम। 21 जून से जन सहभागिता कार्यक्रम शुरू करने के दिए गए हैं निर्देश। 21 जून से जन सहभागिता कार्यक्रम शुरू करने के दिए गए हैं निर्देश। बीजेपी का मंडल स्तर पर जन सहभागिता कार्यक्रम करेगी आयोजित। पार्टी ने पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को सौंपी है जिम्मेदारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को दिए हैं निर्देश। जिला स्तर पर एक योग शिविर भी किया जाएगा आयोजित। समाज में प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति और कलाकार होंगे शामिल। खेल जगत के व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून को है स्मृति दिवस। 6 जुलाई को जयंती के अवसर पर बूथ स्तर पर होगा कार्यक्रम। 23 जून से 16 जुलाई तक प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाएगी। सभी बूथों पर पौधारोपण कर मनाया जाएगा हरेला पर्व। 25 जून को भाजपा प्रदेश भर में काला दिवस भी मनाएगी। आपातकाल की तारीख को काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। 25 जून को सभी जिलों में गोष्ठियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जाएगा आयोजन। उत्तराखंड में भाजपा शुरू करेगी जन सहभागिता कार्यक्रम। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी जन सहभागिता कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? नड्डा की तरफ से उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवंतिका, भाजपा पूरे मंडल स्तर पे इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। इसके माध्यम से जनता तक पहुंचा जाएगा और जनता को सरकार की नीति नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 21 जून से उत्तराखंड में ये जन सहभागिता कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जो स्मृति है उस पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ 25 जून को जो आपातकाल लगाया गया था इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जन सहभागिता को सुनिश्चित करना, जनता के बीच में जाना, सरकार की योजनाओं का बखान करना, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के उत्तराखंड में भाजपा की ओर से जन सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उत्तराखंड में जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको हल्द्वानी से बता देते हैं। हल्द्वानी से खबर, गोरा पड़ाव में कार के गोदाम में लगी आग।
हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, गोदाम में लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। तो वहीं खबर नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भ्रमण पर हैं। यहां मुख्यमंत्री आज मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से उनकी मुलाकात कर हालचाल जाना। पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के पंत पार्क क्षेत्र में चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद चाय बनाई और चाय पीने के साथ साथ अपने सहयोगियों और अपने स्टाफ को भी चाय पिलाई। सीएम धामी हमेशा अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर लोगों के बीच अचानक पहुंचकर प्रदेश के बारे में भी जानकारी लेते हुए देखे जाते हैं। पूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेजी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, आदि कैलाश पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि वहाँ भी मैं भी योगाभ्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और भी अनेक स्थानों पर हमारे योग के कार्यक्रम होंगे। मैं हमको पर्यावरण के प्रति सबको बहुत जागरूक होना है और पौधारोपण है। हमारे जितने भी ये पुराने स्रोत हैं, गाढ़ हैं, गधेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, अनेक जो हमारे पुराने स्रोत होते थे, धीरे धीरे वो सब सूखते जा रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।